मैं आपसे जानना चाहूंगी टॉप 3 मिस्टेक्स क्या यूजुअली कपल्स करते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स? टॉप 3 मिस्टेक्स जो कपल्स करते हैं, सबसे पहले कि जहां भी वो रिलेशन बना रहे हैं वो जगह एकदम सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। अगर आपको डर है कि कोई आ जाएगा या कोई हमें पकड़ लेगा, या आप घर में ही हैं कि इस तरह से हमें आवाज़ नहीं करनी है, तो सबसे पहले जगह एक बहुत सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए, जहाँ पर आपको टोटल फ्रीडम होना चाहिए एक रिलेशन बनाने का। आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि जब आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन में हैं, वहाँ पे ऑफिस का टेंशन नहीं होना चाहिए, आपको फुली वहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा, अगर आपके मन में कोई मिसकंसेप्शंस हैं तो उनको आपको दूर करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, फर्स्ट एग्जांपल, वो पर्सन सोच रहा था कि आधा घंटे मुझे रिलेशन बनाना है, तो इस तरह के मिसकंसेप्शंस दिमाग में नहीं होना चाहिए। बस आपका फोकस अपने सेटिस्फेक्शन और अपने पार्टनर के कंफर्ट एंड सेटिस्फेक्शन पे होना चाहिए। ओके आपको लगता है कि लो टेस्टोस्टेरोन जो का लेवल भी आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, सेक्सुअल ड्राइव को एक्चुअली इम्पैक्ट कर सकता है? यस। तो जो टेस्टोस्टेरोन आपने नाम लिया, ये एक मेल हार्मोन है जो कि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलप होने पे और जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर है और स्पर्म प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करता है। तो अगर इसके लेवल बॉडी में कम है तो ये सेक्सुअल डिज़ायर को कम करता है, और अगर लेवल कम है तो किसी को भी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने से कोई भी टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट नहीं लेना है। काफ़ी बार लोग ये गलती करते हैं। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, फिर भी मैं टेस्टोस्टेरोन किसी भी पेशेंट को नहीं देता। अगर कम है तो उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना है। काफ़ी बार हमने ये देखा है कि जिम में जो लोग जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, तो उनमें ओवरडोज की समस्या आ जाती है, जिससे कि जो जिम वाले काफ़ी लोग हैं अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आते हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट यूज़ किए हैं। तो उनको उनसे यूज़ करना बचना चाहिए। या कोई रिक्रिएशन में भी कि मेरी शादी होने वाली है, अब मैं टेस्टोस्टेरोन ले लूँ जिससे कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ, तो ये गलती किसी को भी नहीं करनी है। ओके आपने सप्लीमेंट्स के बारे में मेंशन किया था। मार्केट्स में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग तरीके के चूरन अवेलेबल हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिससे बोला जाता है कि आप अपने पीनस का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअल में इफेक्टिव होती है? ये तो बड़ा फनी चीज़ है कि कोई आप चीज़ खा के और पेनिस का साइज इंक्रीज कर लेंगे। आपने सेलिब्रिटीज़ देखी हैं, कोई अपनी नोज़ की सर्जरी कराता है, किसी का छोटा नोज़ है तो वो बड़ा कर लेता है, तो उसके लिए वो सर्जरी कराते हैं ना। अगर मैं किसी पर्सन के पास जाऊं कि किसी सेलिब्रिटी के पास, मैडम ये आप खाइए, कैप्सूल्स हैं, बहुत अच्छे कैप्सूल्स हैं, आप खाइए और इससे आपकी नोज़ बढ़ जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी नोज़, तो विल यू बिलीव इट? आई विल नॉट। नहीं बिलीव करेंगे ना। तो ये सिंपल मेरी फिंगर है, कोई मुझे दे कि सर ये कैप्सूल खाइए आपकी फिंगर 1 इंच लंबी हो जाएगी, तो नहीं होगी ना लंबी। कि ये एक ऑर्गन है, कि ये कोई गिलास है, मैं इसमें कोई चीज़ डाल दूं ये गिलास बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर सर्जरी की ज़रूरत है। और ऐसे कोई भी चूरन, चटनी या कैप्सूल खाने से पेनिस का साइज नहीं बढ़ता। इवन मेरी मसल्स हैं, तो मैं कोई भी कैप्सूल खाऊंगा तो उसका साइज नहीं बढ़ेगा। अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा, कुछ सप्लीमेंट लूंगा, जब जरूर साइज बढ़ सकता है, लेकिन केवल कैप्सूल खाने से नहीं बढ़ता। तो ये मिसकंसेप्शन समाज में काफ़ी है। इवन आप कोई भी वेबसाइट सर्फ करें तो आपको ऐसे ऐड दिखाई देते हैं कि आप कैप्सूल खाइए और आपका साइज बढ़ जाएगा। और जो हम लोग डॉक्टर पॉपुलेशन है उसके लिए तो ये बड़ी फनी ऐड होते हैं कि यार ये क्या चल रहा है। और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं बेसिकली, और बहुत बड़ा बिजनेस है इसके पीछे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सेक्सुअल प्रॉब्लम गुप्त प्रॉब्लम है, लोग डिस्कस नहीं कर सकते। इवन अब जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरी फैमिली में किसी को भी XYZ प्रॉब्लम होती है तो लोग पहले किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले वो मेरे पास आते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें। हालांकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, फिर भी उनको पेट की समस्या होगी,
हार्ट की समस्या होगी, दिमाग की होगी, फिर भी वो मेरे पास पूछते हैं एक बार कि भैया ये वाली समस्या है कि अब मेरा ये इलाज चल रहा है, आप एक बार देख लीजिए ठीक तो है। क्योंकि ऐसे साइकेट्रिस्ट हम लोगों ने भी एमबीबीएस किया है, तो हम लोग पूरे फैमिली मेंबर्स को गाइड कर देते हैं। लेकिन इतना बड़ा परिवार होते हुए भी और सेक्सुअल प्रॉब्लम करीब 30% पॉपुलेशन में है, मेरे परिवार में से कोई भी एक पर्सन सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए नहीं आया, जबकि मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करता हूं। एम्बैरेसमेंट। हाँ, तो ये है कि लोग अपनी प्रॉब्लम को गुप्त रखना चाहते हैं। तो जब गुप्त रखेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी ऐड आया उस पर बिलीव कर लिया। अब जैसे मेरे रिलेशन में ही कोई खा रहा है, अगर वो मेरे से एक बार पूछ लेगा तो मैं मना कर दूंगा कि ये सब बेकार की चीजें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही जो लोगों की अज्ञानता या इनोसेंसी का फायदा उठा के ये पूरा मार्केट चल रहा है। और काफी बार लोगों का जो फनी बात ये है कि जो लोगों का ऑर्गन का साइज है वो ठीक है, और जो उनको नहीं पता है कि ये मेरा साइज ठीक है, बस उन्होंने अपने मन में कुछ बना रखा है। मूवीज में जो स्टार होते हैं जिनका साइज हम नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो उन्होंने दिमाग में बैठा लिया है, और उसकी वजह से वो अपने नेगेटिव थॉट्स में डूबे हुए हैं और अपने आप का कंपैरिजन उनसे कर रहे हैं जी। और बिना वजह ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो कैप्सूल से साइज नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले अगर साइज की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है कि वास्तव में ये प्रॉब्लम है या नहीं। जी। और फिर डॉक्टर को लगता है कि प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, और वो यूजुअली सर्जरी ही होता है। सर, पीनस का नॉर्मल साइज क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो जो पेनिस का साइज ले रहे होते हैं तो केवल इरेक्ट स्टेट में लेते हैं। ओके। जब आपका ऑर्गन फ्लैसिड है, इरेक्ट नहीं है, तो उसका साइज मैटर करता ही नहीं है, चाहे वो आधा इंच हो, 1 इंच हो, क्योंकि अनइरेक्टेड ऑर्गन का केवल फंक्शन है यूरिन करना, तो उस समय साइज मैटर नहीं करता। और इरेक्ट स्टेज में अगर आपका साइज 3-4 इंच है इंडियन सेटअप में, तो दैट इज नॉर्मल साइज। अगर ऑन एन एवरेज देखें इंडिया में जो एवरेज साइज है वो 5 इंच है, लेकिन अगर आपका इरेक्ट स्टेज में साइज 3 इंच से कम है तब उसको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन समझा जाता है या साइज कम समझा जाता है। लेकिन अगर किसी का साइज 3 इंच या 2 इंच भी है और अगर आपका पार्टनर सेटिस्फाई है रिलेशन में, तब उसको भी प्रॉब्लम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो फीमेल्स का जो सेंसिटिव पोर्शन होता है वो इनिशियल पार्ट ऑफ द उनके प्राइवेट ऑर्गन में ही होता है। तो जब वो पेनिट्रेट करते हैं, मेल फीमेल जब रिलेशन बनाते हैं, तो वो एरिया स्टिमुलेट हो जाता है पेनिस का साइज कम होने पे भी। तो उसमें दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि किसी का 3 इंच का पेनिस का साइज है, उसमें भी मेल फीमेल दोनों सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ पे फोकस करना है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ में इस साइज की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। अगर प्रॉब्लम फीमेल को नहीं है, केवल आपको प्रॉब्लम है इरेक्शन की या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, तो उसको पहले रूल आउट करना है, उसको ठीक करना है। और जब वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है उसके बाद में भी अगर प्रॉब्लम लगता है कि साइज की वजह से, तब साइज पे फोकस करना होता है। जी सर, अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करो, मोस्टली हॉस्पिटल्स में आपको डॉक्टर्स अलग अलग चीज़ों के मिलेंगे, लेकिन जो सेक्सुअलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जिन लोगों को सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो कहाँ जाते हैं, जाते किसके पास है? वो यूट्यूब के पास जाते हैं मैडम। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि YouTube पर उनको, YouTube हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो जो सोशल मीडिया, उनको अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो उनकी हेल्थ पर गलत असर कर सकती है? नहीं, ये जो आंसर था मैंने फनी एक रिप्लाई किया था। बेसिकली हर हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाता किसी भी हॉस्पिटल में कि ये सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए डिपार्टमेंट है कि आप यहाँ चले जाएं। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो जो मेनली सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कुछ क्लिनिक्स चलते हैं, मैरिटल एंड सेक्सुअल क्लिनिक। तो यूजुअली ये क्लिनिक साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। तो मैक्सिमम जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि वहाँ से ही मेन डॉक्टर्स बनते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं।
तो जो मेरी लर्निंग है, मैरिटल एंड सेक्सुअल क्लिनिक पहले बहुत सारे साइकेट्री डिपार्टमेंट में चल रहे थे, और जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल का आप नाम लें, एम्स का, पीजीआई का, आप आपका निम्हांस का नाम लें, तो यहाँ पे मैरिटल एंड सेक्सुअल क्लिनिक चलते थे। लेकिन जब वहाँ से जो साइकेट्रिस्ट बाहर निकल के आते थे तो वो सेक्सुअल डिसऑर्डर की प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो इस वजह से ये नाम इतना फेमस नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा, मैरिटल एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर क्लिनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाते थे, क्योंकि जब मैरिज में कोई प्रॉब्लम आती है तो सेक्सुअल हेल्थ को अफेक्ट करती है, और जब सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है तो मैरिज को अफेक्ट करती है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम साथ साथ चलती हैं। तो साइकेट्रिस्ट इनको हैंडल करने में बड़े ही सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि यंग लोगों की अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम काफ़ी अफेक्ट करती हैं। तो जो उदासीनता थी साइकेट्रिस्ट में, या एक उनमें जो हीनता की भावना थी, तो आई थिंक इसकी वजह से सेक्सोलॉजिस्ट टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हॉस्पिटल में। जो यूरो सर्जन होते हैं वो एंड्रोलॉजिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, थोड़ा ये चीज़ प्रैक्टिस में आई, और इस वजह से थोड़ा स्टिग्मा होने की वजह से सेक्सोलॉजिस्ट टर्म को एकदम खुले में यूज़ नहीं किया गया। जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आया 15 साल पहले, तब मैंने अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिखना चालू किया सेक्सोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। तब उसके बाद में अब काफ़ी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग खुल के सामने आ रहे हैं, स्पेशली साइकेट्री जो डिपार्टमेंट है वहाँ से लोग, और वो खुलकर सेक्सोलॉजिस्ट लिख रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। अब आपने पूछा कि बड़े हॉस्पिटल में नहीं होते, तो यस, बड़े हॉस्पिटल में सेक्सोलॉजिस्ट करके कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल में बैठते हैं, या आपके पास कोई बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ आप साइकेट्रिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर वहाँ साइकेट्रिस्ट नहीं है तो आपके जो जनरल फिजिशियन है उनसे ही पहले आप अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ओके। तो अगर उनको लगेगा एग्जामिनेशन में कि ये प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम की वजह से है, जैसे कि किसी को प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से है, तो वो आपको रेफर कर देंगे साइकेट्रिस्ट के पास। या उनको लगा कि प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ही है, वही मैनेज कर सकते हैं, तो वही मैनेज कर देंगे। या किसी को प्री मैच्योर इजैकुलेशन फोरस्किन टाइट होने की वजह से, जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है, जैसे मैंने फाइमोसिस का एग्जांपल दिया, तो वो आपको वहीं सर्जन के पास रेफ़र कर देंगे। या आपके फिजिशियन के पास गए और उन्होंने टेस्ट कराए और उनको लगा कि जो आपके इरेक्शन की प्रॉब्लम है वो टेस्टोस्टेरोन से कहीं रिलेटेड है, तो वो आपको, या आपको बहुत सीवियर डायबिटीज़ है, तो वो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देंगे। तो यस, अगर आपके पास कोई नज़दीकी बड़ा हॉस्पिटल है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ जाइए, अपने जनरल फिजिशियन से मिलिए या साइकेट्रिस्ट से मिलिए, और वो जैसे गाइड करते हैं वैसे ट्रीटमेंट लीजिए, तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ओके डॉक्टर, आजकल ना नाइट फॉल की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई, ये क्या होती है और क्यों होती है? हाँ, सबसे पहले तो नाइट फॉल को प्रॉब्लम बोलना ही शायद गलत होगा। ओके। तो नाइट फॉल एक कॉमन फिनोमिना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सब लोगों ने मेल पॉपुलेशन में नाइट फॉल कभी ना कभी फेस किया है। तो क्या होता है, शादी से पहले जो लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते या जो लोग मास्टरबेट नहीं करते, इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अब जैसे हमारी बॉडी में रोज सीमन बनता है, समझ सकते हैं कि वो 1 ml पर डे बन रहा है, और हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है 5 ml सीमन होल्ड करने की है। तो जो हमारी बॉडी का टैंक है वो 5 दिन में फिल हो जाएगा कि 1 ml रोज सीमन बन रहा है, और 5 दिन में 5 ml टैंक फुल हो गया, तो वो जो फ्यूचर में सीमन बनेगा वो जाएगा कहाँ? ओके। तो अगर लोग जो मास्टरबेट नहीं कर रहे, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो क्या होता है, टैंक फुल होने पे बॉडी अपने आप ही सीमन को रात में निकाल देती है बॉडी से, जिसको कि नाइट फॉल कहते हैं। ओके। तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो मास्टरबेट नहीं करेंगे या सेक्स नहीं करेंगे तो सीमन बॉडी के काम आ जाएगा। जो बॉडी में सीमन बन गया, जो कि बनना ही है, वो प्रोसेस रुक नहीं सकता। तो वो एक तरह से नाइट फॉल, या फिर काफ़ी बार
पेनिस से अपने आप ही सीमन निकलने लग जाता है, जिसको लोग धात्री बोलते हैं, अच्छा। या काफी बार यूरिन के साथ सीमन निकल जाता है। तो बॉडी में सीमन रुकता नहीं है, वो निकल जाता है। तो इसलिए नाइटफॉल या धात या यूरिन के साथ सीमन निकलने की लोगों को समस्या होती है, और इसको लोगों को, जैसे मैंने खुद समस्या वर्ड यूज कर दिया, इसको प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जो लोग ये समझते हैं कि सीमन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 100 खून की बूंद से एक सीमन की बूंद बनती है, तो ऐसा बिल्कुल ना समझें, क्योंकि बॉडी में सीमन रोज बनता है, उसको आप रोक नहीं सकते, और वो बॉडी से निकलना ही है, चाहे कैसे भी निकले। ओके।